नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि कैसे बीजेपी की 2026 की स्थानीय रणनीतियां सीधे 2029 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए एक विशाल लहर पैदा कर रही हैं? चलिए समझते हैं कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक अकेले शब्द पर गौर कीजिए, जिसने पूरे वेस्ट बंगाल चुनाव का रुख तय कर दिया। बहिरागतो, जिसका मतलब होता है बाहरी या आउटसाइडर। सच कहूं तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस सांस्कृतिक चुनौती का सबसे सटीक प्रतीक था जिसका सामना एक राष्ट्रीय पार्टी को कड़ी क्षेत्रीय लड़ाइयों में करना पड़ा। स्थानीय पहचान और राष्ट्रीय विस्तार का ये टकराव इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन गया। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम 2026 के चुनावी नक्शे और बंगाल की सांस्कृतिक लड़ाइयों को देखेंगे। फिर दक्षिण के गठबंधन और असम की स्थिति पर बात करेंगे। आखिर में देखेंगे कि कैसे इससे विपक्ष बिखरा और इस सब का न्यू दिल्ली में मोदी 2029 की राह पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी 2026 का चुनावी नक्शा। कैसे भौगोलिक सीमाएं पूरी तरह टूट गईं। देखिए, 2026 के नतीजों ने 2024 की उन सारी रुकावटों को पलट कर रख दिया है। जो पार्टी पहले सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत के अपने गढ़ों तक सीमित मानी जाती थी, उसने इस बार उन क्षेत्रीय किलों को भेद दिया है जो आमतौर पर अभेद्य माने जाते थे। ये जीत साफ बताती है कि भूगोल का जो ऐतिहासिक दायरा था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल पर। यहाँ की सांस्कृतिक लड़ाई तो सच में एकदम अलग लेवल पर थी। ये स्थानीय और राष्ट्रीय पहचान के आमने सामने आने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस लड़ाई को थोड़ा ध्यान से समझिए। एक तरफ ममता बनर्जी थीं, जिन्होंने खुद को बंगाली पहचान और सेकुलरिज्म के अकेले रक्षक के रूप में पेश किया। उनका सीधा संदेश था कि वही एक सैफरन टेकओवर को रोक सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद गहरा सांस्कृतिक अभियान चलाया। सोचिए, चुनाव प्रचार के बीच झारग्राम में झलमुरी खाना, हुगली नदी में बोट राइड लेना और रामकृष्ण परमहंसा को श्रद्धांजलि देना, ये सब हिंदू राष्ट्रवाद और स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों का एक जबरदस्त मिश्रण था, जिसका मकसद उस आउटसाइडर टैग को हटाना था। यहाँ का जो चुनावी गणित है ना, उसे समझने के लिए आपको एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR भी कहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की एक गहन प्रक्रिया है जिसमें वोटर रोल्स को डीपली ऑडिट और अपडेट किया जाता है, और इस चुनाव में इसका रोल बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुआ। जब इस CAIR प्रोसेस को CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ मिलाया गया तो असर सच में चौंकाने वाला था। ऐसे लाखों फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट से साफा कर दिए गए, और साथ ही CAPF की पेट्रोलिंग ने स्थानीय गैंग्स की जो दादागिरी चलती थी उस पर पूरी तरह लगाम लगा दी। इससे लोगों का आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि चुनाव का पूरा माहौल ही बदल गया। और इस सबका नतीजा क्या निकला, जरा गेस कीजिए। 92.4%। जी हां, रिकॉर्ड तोड़ मतदान। इस एक आंकड़े ने आमतौर पर चलने वाले चुनावी गणित को उलट दिया और बीजेपी को दक्षिणी बंगाल में इतनी मजबूत बढ़त दिला दी कि उन्होंने कोलकाता में ही 11 में से 6 सीटें निकाल लीं। खैर, अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। यहाँ के गठबंधनों ने तो पूरी राजनीतिक जमीन ही हिलाकर रख दी। चलिए तमिलनाडु के प्रभाव को समझते हैं। अब यहाँ मजेदार बात देखिए। हालांकि बीजेपी और AIDMK का डायरेक्ट अलायंस कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन जो सत्ता विरोधी लहर थी उसका 56% वोट एक्टर विजय की पार्टी TVK और NDA के बीच बढ़ गया। गठबंधन भले ही पूरी तरह ना चला हो, लेकिन विपक्षी वोट के इस बिखराव ने रूलिंग DMK को मूल रूप से तोड़ कर रख दिया। और चुनाव के तुरंत बाद जो हुआ वो किसी ड्रामेटिक मूवी से कम नहीं था। कांग्रेस ने बिना वक्त गंवाए अपने इतने पुराने साथी DMK को छोड़ दिया और सरकार बनाने के लिए TVK को समर्थन दे दिया। एक अचानक बदलाव और विपक्षी खेमे में जबरदस्त हलचल मच गई। केरला की स्थिति भी इसी बदलते ट्रेंड की गवाही दे रही है। वहां 10 साल पुरानी LDF सरकार बाहर हो गई और बीजेपी ने 11.4% वोट शेयर के साथ 3 सीटें हासिल कीं। ये साफ संकेत है कि राज्य में मुस्लिम और सेक्युलर वोटों की डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रही हैं। चलिए अब दक्षिण से सीधे नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। यहाँ हम असम की जनसंख्यिकीय मजबूती यानी उनके डेमोग्राफिक स्ट्रैटेजीज का विश्लेषण करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर अपना किला सुरक्षित कर लिया है।
लेकिन रणनीति सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलायंसेस का एक ऐसा नेटवर्क बुन दिया जिससे 25 बहुत ही अहम लोकसभा सीटें सुरक्षित हो गई। अगर असम की चुनावी रणनीति को ध्यान से देखा जाए तो इसके 3 पक्के स्तंभ थे। पहला, इल्लीगल इमिग्रेशन को ओपनली टारगेट करना। दूसरा, डिलिमिटेशन के जरिए ट्राइबल हितों को सुरक्षित करना। और तीसरा, इन मुद्दों पर दलित और ट्राइबल वोटों को बिखरे हुए विपक्ष के खिलाफ एकजुट करना। ये रणनीति पूरी तरह सटीक बैठी। तो आखिर इन सब अलग अलग घटनाओं का कॉमन पॉइंट क्या रहा? वो पॉइंट है एक बिखरा हुआ राष्ट्रीय विपक्ष। चलिए देखते हैं INDIA ब्लॉक में दरार कैसे आई। अगर आप इस विपक्ष की स्थिति को राज्य दर राज्य देखें तो दरारें बिल्कुल साफ दिखती हैं। वेस्ट बंगाल में TMC ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन से सीधा इनकार कर दिया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने अपने ही एलाइड DMK का साथ छोड़ दिया। और केरला में, वहां तो CPM और कांग्रेस आपस में ही भिड़ते नजर आए। इन सभी क्षेत्रीय लड़ाइयों ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को बहुत कमजोर कर दिया। अब इन सब क्षेत्रीय बातों से थोड़ा बाहर आते हैं। आखिर न्यू दिल्ली की निगाहों से इसका व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव क्या है? मोदी 2029 की राह कैसी दिखती है? आपको याद होगा, एक वक्त पर विपक्ष ने कई बड़े बिल रोक दिए थे, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष बिखरा हुआ है और सत्तारूढ़ पार्टी का 22 राज्यों में दबदबा है। इसलिए डीलिमिटेशन के साथ महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी अटकी हुई राष्ट्रीय नीतियां अब बिल्कुल पॉसिबल लगने लगी हैं। ये सच में ऐसी चीजें हैं जो देश के कानूनी और चुनावी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकती हैं। इस जीत का सबसे बड़ा असर ये है कि बीजेपी की अब नॉर्थ के राज्यों पर वो पुरानी निर्भरता नहीं रही। इस क्षेत्रीय विस्तार ने पार्टी को इतना जबरदस्त पॉलिटिकल कैपिटल दिया है जिससे वो बहुत तेजी से और बेहद निर्णायक आर्थिक और राजनीतिक फैसले ले सकते हैं। ये 2027 के राज्य चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी नींव का काम करेगा। तो इन सभी तथ्यों और बातों को समझने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। 2029 के इस राष्ट्रीय सफर में ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव करेंगी? क्या उनके पास आने वाले वक्त के लिए कोई डिफेंसिव प्लान है? ये सोचने वाली बात है और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही रोचक विश्लेषण के लिए बने रहिए।